हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआरडी स्टडी सेंटर में। जहां आज हम मैथ का पहला क्लास लेकर के आए हैं आप सभी के लिए, जो कि आपके बिहार बोर्ड 2026 के एग्जाम्स के लिए काफी बेहतरीन रहेगा। और इसमें हम करने वाले हैं चैप्टर 1 के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में 100% आने की संभावना है। तो आप सभी इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है। यानी आपका जो p है एक पूर्णांक है और ये सम के रूप में होना चाहिए। किस रूप में होना चाहिए? सम संख्या के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए कैसे होगा, तो ध्यान दीजिएगा। सम पूर्णांक मतलब सम संख्या आप सभी को पता होगा कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है सम संख्या कहलाती है। जैसे कि 2, 4, 6, 8 ये सब क्या है? सब सम संख्या है ना। तो इसको अगर हम देखें तो अगर आप यहाँ पे p की बात करें पूर्णांक के रूप में, तो पूर्णांक प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। जिसे अगर p एक पूर्णांक है तो आपको मतलब कह सकते हैं कि ये अनगिनत हो सकता है। जैसे कि -5 हो गया, -4 हो गया, -2 हो गया, -3 -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0, 1, 2, 3, 4, यानी अब जहां तक अनलिमिटेड है ना। इधर से अनगिनत, और अनगिनत पॉजिटिव भी होता है, अनगिनत नेगेटिव भी होता है। तो आप देखेंगे कि इसको हमको कह रहा है कि सम पूर्णांक में होना चाहिए, यानी सम के रूप में होना चाहिए। तो किसी भी पूर्णांक को अगर हम 2 से गुना करते हैं तो सम बन जाता है। जैसे कि आप 2 से 1 को गुना करेंगे 2 हो जाएगा, 2 को 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, 2 को 3 से गुना करेंगे 2 तिहाई 6 हो जाएगा। तो आपको निश्चित रूप से चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, वो आपको जो है सम के रूप में आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है? प्राकृत संख्या आप सभी को पता है कि वैसी संख्या जिसे हम गिनती में प्रयुक्त करते हैं वो प्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे 1, 2, 3, 4, अब जहां तक गिन लीजिए, है ना, ये सब के सब प्राकृत संख्या है। तो आपके लिए ऑप्शन नंबर जो सी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक जो है सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, √12 का परिमेयीकरण गुणांक क्या है ना। √12 का परिमेयीकरण गुणांक, तो √12 को आप तोड़ेंगे, जैसे 12 है तो आप इसे लिख सकते हैं 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12। तो एक जोड़ा यानी 2 से जो है ये बाहर आ जाएगा 2 और 3। तो देखिए इसको परिमेय संख्या बनाने के लिए हमें कितना से गुना करना पड़ेगा? जो परिमेय संख्या बन जाएगा, तो आप इसमें √3 से जैसे ही गुना करेंगे तो ये परिमेय संख्या के रूप में आ जाएगा। जैसे देखिए √3 में √3 से गुना करेंगे 3 और 3 दूना 6, जो कि एक क्या है? परिमेय संख्या। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, √3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि 130, यहाँ पे देखिए 130 और 15 गुने 8 प्लस 10 और 15 बराबर 5 गुने 3 प्लस 0 हो तो HCF यानी 130 और 15 का HCF क्या होगा? महत्तम समावर्तक क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा इसमें कि यहाँ जो 15 है वो 5 से पूर्ण रूप से विभाजित है, पूरा पूरा कट जाता है। तो हमारा जो HCF होगा वो HCF हो जाएगा 5, जो कि आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1.2 का है ना। ये जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा उससे 4 ही क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपोर्टेंट थे। तो हम बढ़ते हैं अब अगला जो एक्सरसाइज है 1.2 है ना। उससे पहला क्वेश्चन है हमारा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे ज्ञात करने की तकनीक है। तो हम एल्गोरिथम का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो HCF निकालने के लिए, यानी महत्तम निकालने के लिए, महत्तम समावर्तक यानी HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। तो HCF निकाला जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि 45 तथा 60 का महत्तम है। 45 और 60 का HCF पूछा जा रहा है। तो आप इसको भाग विधि से भी और गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं। तो चलिए हम भाग विधि से ही आपको बता दें। अगर हम बात करेंगे कि 45 और 60 का, तो 45 से कम 45, 10 में से 5 जाएगा 5, 1 और 45 यहाँ आ जाएगा
15 तिहाई 45, ठीक है। तो ये पूरा पूरा कट जाता है, तो आपका जो एचसीएफ होगा वो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि किसी धनात्मक परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल पूछा जा रहा है। मान लीजिए कि अगर आपके पास दो, एक परिमेय संख्या है और √3 एक अपरिमेय संख्या है, जैसे ही आप इसे गुना करेंगे तो 2√3 जो कि आपको संख्या जो प्राप्त होगा वो हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है, p एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का स्वरूप क्या रूप होगा, है ना। यानी p एक धनात्मक पूर्णांक है और यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि विषम पूर्णांक के रूप में क्या होगा। तो विषम पूर्णांक, तो किसी भी पूर्णांक में जैसे कि 2 से गुना करके 1 प्लस करेंगे तो वो विषम पूर्णांक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जैसे हम आपको समझा दे, मान लीजिए कि एक आप जैसे p जो है पूर्णांक है, पूर्णांक तो आपको हम पहले बताए हैं कि पूर्णांक प्लस में भी होता है और माइनस में भी, धनात्मक भी और ऋणात्मक भी। जैसे कि -1 -2 -3, यानी जहां तक आप चले जाइए ये अनगिनत होता है, माइनस में भी और प्लस में भी, 1 2 3 4 जहां पर गिनती में इसको प्रयुक्त करेंगे तो जहां तक गिन लेंगे सबके सब पूर्णांक है, साथ ही साथ उसमें जीरो को भी सम्मिलित किया जाता है। तो आप जैसे ही आप देखेंगे कि एक में 1 प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये तो सम के रूप में आ गया, ठीक है। यहाँ भी दोनों ऑप्शन एक जैसे हैं, तो आप समझ सकते हैं ना, ये हो सकता है नहीं ये हो सकता है, और p पूर्णांक है तो पूर्णांक तो आपको सम भी होता है और विषम भी होता है। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, ये क्या है, ये हमारा विषम है। लेकिन 2 4 6 8 ये भी जो क्या है, पूर्णांक है जो कि सम के रूप में हो जाता है। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। डी कैसे सही होगा बता दे आपको, कि अगर हम 2 में 1 से गुना करें और +1 कर दे तो क्या हो जाएगा, 2 + 1 यानी आपको 3 प्राप्त होगा, तो विषम संख्या हो गया। अगर आप 2 में 2 से भी गुना करते हैं, +1 कर देते हैं, तो 2 दूना 4 +1 कितना हो जाएगा, 5, ये भी आपको विषम। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जितने भी आप इसमें किसी भी पूर्णांक को रख लीजिए, आपको हमेशा विषम संख्या ही प्राप्त होगा, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। यहाँ पे फिर से हमसे पूछा जा रहा है कि जो धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में आना चाहिए कौन, q। तो विषम पूर्णांक आप अच्छे से समझ सकते हैं कि किसी भी पूर्णांक को सम संख्या से गुना करके +1 करेंगे तो हमेशा हमें क्या प्राप्त होगा, विषम पूर्णांक प्राप्त होगा। याद रखिएगा, किसी भी पूर्णांक को सम संख्या से गुना करेंगे, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 4 हो, चाहे वो 6 हो, और उसमें +1 कर देंगे तो वो हमारा हो जाएगा विषम पूर्णांक, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप जैसे ही सम संख्या में किसी पूर्णांक को गुना करेंगे और +1 करेंगे तो आपको हमेशा विषम पूर्णांक प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर BQ + R में a बराबर 72 है और Q बराबर 8 है तथा R बराबर 0 हो तो B का मान क्या होगा। यानी हमसे पूछा जा रहा है B का मान। एल्गोरिथम का जो फॉर्मूला है वो a बराबर BQ + R है और आपको इसमें इसका वैल्यू रख देना है। तो a का मान जो है आपको कितना दे रखा है, 72। उसके बाद में b का वैल्यू कितना दे रखा है, यानी b का वैल्यू तो हमें निकालना है। q का मान क्या है, 8 है और r का जो मान है वो 0 है, तो आप यहाँ पे 0 रखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तो 0 प्लस करेंगे तो कुछ मतलब 0 का कोई यहाँ पे तो वैल्यू है नहीं, तो यहाँ पे 72 हो जाएगा, और 8 b हो जाएगा। देखिए 8 यहाँ पे गुना में है और गुना बराबर के जैसे ही इस साइड हम लेकर के आएंगे तो हमारा हो जाएगा वो भाग में आ जाएगा। तो 72 बटा कितना हो जाएगा, 8 बराबर b। 8 से 8 9 72, यानी b बराबर कितना हो जाएगा, 9, है ना। जितने भी क्वेश्चन होंगे सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि a बराबर BQ + R हो, यहाँ पे b का वैल्यू, q का वैल्यू और r का वैल्यू दे रखा है और हमसे पूछा जा रहा है कि a का मान बताइए, a का वैल्यू क्या होगा। तो हमारे पास देखिए फॉर्मूला क्या है,
ए बराबर बी क्यू प्लस आर। चलिए, तो बी का जो वैल्यू है वो 61 है और क्यू का वैल्यू जो है वो 27 है और आर का वैल्यू दे रखा है 32। तो आपको 61 और 27 में गुना करना है, तो गुना करके देख लीजिए। 61 गुने 27, 7 एकम 7, 6 सते 42, है ना। 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 7 4, 4 दो 6 और 1, ठीक है। आ गया 16, 1647 और प्लस में हमको क्या करना है 32। जैसे इसमें 32 प्लस करेंगे तो 7 दूं 9 और 4 3 7 6 1, 1679 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, तो यहाँ भी बी का वैल्यू, क्यू का वैल्यू, आर का वैल्यू दे रखा है और हमसे पूछा जा रहा है कि ए का वैल्यू बताइए, ए का मान क्या होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, यानी बी का जो वैल्यू है वो क्या है 43 है, तो आप यहाँ पे बी का वैल्यू रखेंगे। क्यू का कितना रखा है, दे रखा है 31 और आर का दे रखा है 32। अब गुना करेंगे, इसमें 43 में 31 से गुना कीजिए, तो गुना करने पर 3 एकम 3, 4 एकम 4, 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12, 3 9 4 13, 2 1 3, 1333 और प्लस कर देना है आपको 32। 32 जैसे ही प्लस करेंगे तो 3 2 5, 3 3 6, 1365 आ जाएगा। 1300 कितना आ जाएगा 65, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, यदि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे 4 और क्यू का वैल्यू दे रखा है 5 और आर का वैल्यू दे रखा है 1 और हमसे पूछा जा रहा है कि ए का मान क्या होगा, यानी हमसे ए का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको ए का मान बताना है, तो आपका फॉर्मूला क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसमें आपको बी का वैल्यू 4 दे रखा है और गुना क्यू का वैल्यू कितना दे रखा है 5 दे रखा है और आर का वैल्यू 1 दे रखा है। ठीक है, तो आप 4 और 5 को गुना करेंगे, 4 पंचे 20 और प्लस 1, तो आपको प्राप्त होगा 20 और 1 21 प्राप्त हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ भी देखिए बी का वैल्यू कितना दे रखा है 73 और क्यू का वैल्यू 34 और आर का वैल्यू 23 दे रखा है और फिर से हमसे पूछा जा रहा है कि आप ए का मान बताइए। किसका मान बताइए, ए का मान बताइए। तो ध्यान देंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। चलिए अब यहाँ पे हम इसका जो वैल्यू है उसको रख देंगे, तो बी का वैल्यू 73 है गुना क्यू का वैल्यू कितना है 34 और आर का वैल्यू कितना दे रखा है 23 दे रखा है। ठीक है, अब गुना करेंगे 23 में 34 से 23 में 34 से गुना करेंगे, सॉरी 73 है, 73 में 34 से गुना करेंगे। ठीक है, चलिए गुना करेंगे तो 4 तिहाई 12, 7 चौक 28, 28 से 1 29 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में 3 से 3 तिहाई 9 और 7 तिरी 21, 7 तिरी 21, तो 2 9 2 18, ठीक है 9 2 18, 2 1 3 1 4, है ना 2482। आपको इसमें प्लस कर देना है 32, सॉरी 23 है, कितना है 23, इसमें प्लस करेंगे तो 3 2 5, 8 2 10 के 0 हासिल 1, 4 1 5, यानी आपको प्राप्त हो जाएगा 2505। 2505 आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा 1 नंबर क्वेश्चन है, यानी अब देख सकते हैं कि यहाँ से हमारा एक्सरसाइज 1.3 यानी 1.3 शुरू हो जाता है। तो हम चलेंगे 1 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक वृत्ताकार पथ है, एक रास्ता है जो वृत्त के आकार का है, जो कि आप देख सकते हैं गोल है ना। वृत्त कैसा होता है अब अच्छी तरीके से जानते हैं, भली बात ही जानते हैं। तो एक धावक जो है, यानी 3 धावक है, सॉरी कितने धावक हैं 3, एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, यानी किसी एक जगह से तीनों धावक दौड़ना एक साथ प्रारंभ करते हैं। तीनों धावक एक साथ दौड़ना प्रारंभ करते हैं और एक चक्कर लगाने में उन्हें 3 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा, यानी पहले को 3 घंटा लगता है, दूसरे को 4 घंटा लगता है और तीसरे को 8 घंटा लगता है। यानी इस तरह से अलग अलग समय लगता है उन लोगों को और तीनों को पुनः प्रारंभ बिंदु पर मिलने में
समय लगा समय होगा, यानी तीनों एक साथ फिर से कब मिलेंगे, यानी कितने घंटे के बाद तीनों एक साथ उस स्थान पर पहुंचेंगे पुनः। तो आप देखेंगे कि आपके पास जो अलग अलग जो तीनों जो धावकों का जो समय दे रखा है, आप उन सभी का एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो जैसे ही आप एलसीएम निकालेंगे आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे? 2 से लगाएंगे, 3, 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर से 2 से लगाइए, 3, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 दूना 24, यानी 24 घंटे के बाद, 24 घंटे के बाद पुनः तीनों जो धावक हैं वो एक जहां से स्टार्ट किए थे, जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था, प्रारंभ किया था, पुनः उस जगह पे मिलेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक, सेम क्वेश्चन है जैसा आपने पिछला क्वेश्चन देखा है, पीछे वाला क्वेश्चन वही क्वेश्चन है। एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं और एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटे, 3 घंटे और 5 घंटे, यानी अलग अलग समय इन्हें भी लग रहा है। पहला 1 घंटे में एक चक्कर लगा लेते हैं, दूसरे जो है वो 3 घंटे में एक चक्कर लगाते हैं, जबकि तीसरे जो हैं वो 5 घंटे में एक चक्कर लगाते हैं। और आपसे पूछा जा रहा है कि तीनों को जहां से उन्होंने शुरू किया था, जो प्रारंभ बिंदु है, वहां पर मिलने में जो लगा समय होगा, यानी कितने समय के बाद तीनों उस जगह पे आकर के पुनः मिलेंगे। तो आपको फिर से क्या करना है कि जो आपके पास दे रखा है उन सभी जो समय का हम एलसीएम निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये कि जो भी है इसमें तो किसी संख्या से लगने वाला है नहीं, तो इस सभी संख्या को हम क्या कर लेंगे? गुना कर लेंगे। ये अभाज्य संख्या है और साथ में 1 है तो गुना ही करना पड़ेगा ना। तो 1 गुने 3 गुने 5, तो गुना करेंगे तो 5 तिहाई 15 प्राप्त होगा। तो पुनः वे सभी यानी तीनों जो धावक हैं वो 15 घंटे के बाद जिस जगह से उन्होंने शुरू किया था, दौड़ना प्रारंभ किया था, उस जगह पे मिल जाएंगे। यानी यह वृत्ताकार पथ है, अगर उन्होंने इस जगह से स्टार्ट किया था तो इसी जगह पे 15 घंटे के बाद पुनः तीनों एक साथ मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन से पर बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप सभी को काफी अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में बताएंगे, तो इसके लिए हम आपको स्पेशल वीडियो बना करके भी हम आपके लिए उपलब्ध करा सकते हैं, तो आप इतना ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान पर दौड़ना, नहीं सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को हम रहने दे रहे हैं। आपको इसका आंसर बताना है हमारे कमेंट बॉक्स में, आप इसको बना करके और इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, और ये आपका होमवर्क रहेगा, HW है, आपको इसको करके कमेंट में जरूर बताना है। ठीक है, निश्चित रूप से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि प्रथम 13,986, प्रथम यानी शुरू से, जहां से हमारी अभाज्य संख्या शुरू होती है, जैसे कि 2, 3, 5, 7, वहां से लेकर के करा है कि आगे 13,986 अभाज्य संख्या, 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है। 13,986 अभाज्य संख्याओं का जो योग है वो n है, तो n हमेशा भाज्य होगा, n हमेशा भाज्य होगा। अब ध्यान दीजिएगा कि अब यहाँ पे हमें मतलब इस क्वेश्चन को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करना है। आपको ये समझना होगा कि ये जो कह क्या रहा है क्वेश्चन को, कि 13,986 अभाज्य संख्या, जैसे कि 2, 3, 5, 7 जो है 11, 13, 17, ऐसे करके आपको टोटल कितनी संख्या है? 13,986 है। आप देख सकते हैं कि जितने भी अभाज्य संख्या होते हैं वो सब के सब विषम संख्या होते हैं। तो अगर हम 2 को छोड़ दें, 2 को छोड़ दें, अगर 2 को छोड़ करके अगर हम बात करें, 2 के छोड़ करके अगर हम बात करें कि 13,985 टोटल, देखिए 13,986 है, जिसमें से आप एक अभाज्य संख्या 2, इकलौता 2 ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है, जो क्या है? सम है। बाकी जितने भी संख्या है वो सब के सब भी सम है। तो आपके पास जो संख्या बच गया टोटल वो 13,985 है, 13,985 है, जो कि आप ये भी संख्या देख रहे हैं ये कि आप विषम संख्या है। क्या है ये?
विषम संख्या है, तो 13,985 विषम संख्याओं को अगर आप जोड़ेंगे, है ना, विषम संख्याओं को अगर आप जोड़ते हैं, उसका योगफल निकालते हैं, तो आपको जो संख्या प्राप्त होगा वो विषम संख्या प्राप्त होगा, है ना। आपको हम एक एग्जांपल लेकर के बताते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। नॉर्मल अब 13,985 तक तो हम आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन देखिए अगर आप जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास दो अभाज्य संख्या 3 और 5 है, अब जैसे ही जोड़ेंगे तो 8 आ जाता है, तो दो विषम संख्याओं का योग सम आ जाता है, दो विषम संख्याओं का योग सम आ जाता है। लेकिन जैसे ही आप तीन विषम संख्या को जोड़ेंगे, तीन विषम संख्या को जोड़ेंगे, जैसे 5 3 8 8 7 15, अब यहां पे देखेंगे कि आपको जो संख्या प्राप्त हुआ है वो विषम संख्या प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो संख्या विषम संख्या की संख्या कितनी है, 3 है, 3 क्या है, विषम संख्या। उसी प्रकार से 13,985 एक विषम संख्या है, और विषम संख्या को विषम संख्या बार में जोड़ा जाता है तो हमें विषम संख्या ही प्राप्त होता है। तो आपको प्राप्त हुआ इस सभी संख्याओं को जोड़ने पर विषम संख्या, और एक संख्या आपका रह गया 2, एक संख्या आपका रह जाता है 2। अगर आप इसमें 2 यानी सम संख्या को ऐड करेंगे तो एक विषम संख्या और सम संख्या, एक विषम संख्या और सम संख्या का योगफल हमेशा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, एक सम संख्या और एक विषम संख्या का जो योगफल होता है वो हमेशा विषम संख्या होता है। ये भी याद रखना है आपको, हमेशा विषम संख्या होता है। ये आपको देखिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बेहतरीन है ना, और बच्चों को समझ में जल्दी नहीं आता रहता इस प्रकार का क्वेश्चन, तो आपको बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करना है, ध्यान देना है। तो विषम संख्या और सम संख्या का योगफल क्या होता है, एक विषम संख्या। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 3 एक विषम संख्या है, 4 एक सम संख्या है, आप इसको प्लस करेंगे तो 4 3 7, क्या प्राप्त हुआ आपको, विषम संख्या प्राप्त हुआ। तो विषम संख्या है। अब ये जो आपका n है वो n आपका विषम संख्या है, n क्या है आपका विषम संख्या है। n अगर आपका विषम संख्या है तो ये तो विषम संख्या से ही विभाजित होगा। तो आपके पास ऑप्शन में दे रखा है 6, इससे तो विभाजित नहीं हो सकता है, 4 से भी विभाजित नहीं होगा, 8 से भी विभाजित नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 16 20 24 है ना, 16 20 24 प्रत्येक में से भाज्य हो वह है। यानी जो वैसी पूर्ण संख्या, यानी समझिएगा कि पूर्ण संख्या, छोटी पूर्ण संख्या हमको ज्ञात करना है, छोटी पूर्ण वर्ग होना चाहिए था यहाँ पे, है ना, पूर्ण वर्ग देना चाहिए था। पूर्ण वर्ग संख्या जो 16 और 20 24 से पूर्ण रूप से विभाजित होना चाहिए। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले 16 20 और 24 का एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे आप, 16 20 और 24 का एलसीएम निकालेंगे, तो 2 से लगाएंगे आप, 2 8 16, 2 दाएं 20, 12 दूना 24, फिर 2 से लगाएंगे, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4 5 और 2 तिहाई 6। अब तो लगने वाला है नहीं। आप देखेंगे कि यहां पर 2 का युग्म है ना, 2 का युग्म है, लेकिन ना तो 5 का युग्म है और ना ही 3 का युग्म है। तो पूर्ण वर्ग होने के लिए जोड़ा में संख्या होना चाहिए, जोड़ा में होना चाहिए, तभी वो पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो आपको एक 5 और एक 3 चाहिए, एक 5 और एक 3 चाहिए। तो ध्यान देंगे आप कि जैसे ही आप इसे गुना करते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 पंचे 80 और 80 8 3 24, यानी 240 प्राप्त हो जा रहा है ना, 240 प्राप्त हो जा रहा है। यहाँ पे इधर था पूर्ण वर्ग संख्या हमें निकालना था, ठीक है, तो 240 है। अब देखेंगे इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें 5 का जोड़ा और 3 का जोड़ा चाहिए। तो 5 एक 5 चाहिए, एक 3 चाहिए, तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15। आप इसको 15 से गुना कर दे तो 0, 4 पंचे 20, 2 पंचे 10, 10 दो 12 और 240, 240 एक से लगाएंगे तो वही होगा,
00426 और 213 यानी 3600 जो है एक ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या है जो 16, 20 और 24 सबसे विभाजित है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक इनके महत्तम समावर्तक का 14 गुना है। इनके महत्तम समावर्तक का 14 गुना है। चलिए पहले इसी लाइन को हम क्लियर करते हैं कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक है ना, लघुत्तम समावर्त्य और महत्तम समावर्तक की बात करें तो 14 गुना, यानी कहने का मतलब है कि दो संख्या है जिसका मौसा अगर हम x मान ले, मौसा को हम x मान ले, तो उसका जो लघुत्तम समावर्तक होगा यानी लसा जो होगा वो आपका हो जाएगा 14x। क्या हो जाएगा? 14x हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्वेश्चन में कह रहा है लघुत्तम समावर्तक इनके महत्तम समावर्तक से 14 गुना है, तो आपको लघुत्तम समावर्तक में 14 से गुना करना होगा तभी ना, यानी कहने का मतलब जो मौसा है वो मौसा से 14 गुना करने के लिए क्या होगा? 14 से गुना करेंगे उसमें। तो कर लिए, तो ये हमारा मौसा और लौसा हो गया। आगे क्या कर रहा है कि इनके लौसा और मौसा का जोड़ 600 है। अब देखिए इस कर रहा है क्या, दोनों को प्लस करने पर यानी x प्लस 14x करते हैं तो आपको प्राप्त होता है 600। क्या प्राप्त होता है? 600। तो 14 1 15x बराबर कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। आप देखेंगे कि x बराबर 600 बटा 15, 15 चौके 60, यानी x का जो मान है वो आपका 40 आ गया। चलिए तो x का मान 40 आ गया। अब देखिए एक संख्या है, एक जो संख्या आपके पास दे रखा है वो एक संख्या क्या है? तो वो एक संख्या है 280। 280 और हमसे पूछा जा रहा है कि आप जो है दूसरी संख्या बताइए। तो दूसरी संख्या का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए। तो दूसरी संख्या बराबर फॉर्मूला होता है कि मौसा गुने लसा, मौसा गुने लसा। ठीक है, पेन को बदल लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, मौसा गुने लसा, ठीक है। और बटा में, ठीक है, बटा में क्या होता है? तो एक संख्या, एक संख्या। अब ध्यान देंगे यहाँ पे हमारे पास जो मौसा है वो कितना है? x है। तो x का देखिए यहाँ पे x का वैल्यू कितना आया? 40। तो आप इसको x ना लिख करके 40 लिख दीजिए। गुना में लसा है, लसा कितना है? 14x। तो x ना लिख करके हम क्या लिखेंगे? 40। और बटा में जो पहली संख्या है 280 आप उसे लिखेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 4 से काटेंगे तो 4 सते 28, यानी 7 से कट जाएगा ना, 40 सते 280, 7 से 7 दूनी 14। अब देखिए 2 से काटेंगे तो 2 से गुना करेंगे 40 में तो 80 आ जाएगा। कितना प्राप्त होगा हमें? 80। जो दूसरी संख्या है वो आपका हो जाएगा 80, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 6x² तथा 12xy का महत्तम समावर्त्य होगा, यानी इसका महत्तम समावर्तक क्या होगा? मौसा क्या होगा? तो देखिए 6x² जो हमारे पास है उसको 6x² को आप क्या लिख सकते हैं? 6 गुने x लिख सकते हैं। चलिए 12 को आप क्या लिख सकते हैं? 6 गुने यानी 2 छक्के 12, 2 गुने 6 लिख सकते हैं ना। और गुने 12 x और y दोनों है, ठीक है। और x गुने y, मौसा में क्या होता है कि जो दोनों में मिलता हो। देखिए दोनों में 6 और x दोनों मिल रहे हैं, 2 नहीं मिल रहा है न y मिल रहा है, तो आपका जो मौसा होगा HCF मौसा वो हो जाएगा 6 गुने x, यानी 6x हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि √10 √15 बराबर है। ध्यान दीजिएगा, √10 गुना करेंगे √15, दोनों में है रूट लगा हुआ है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 10 गुने 15, 10 गुने 15 रूट के अंदर में। ठीक है, अब ध्यान देंगे, अब 10 को क्या लिख सकते हैं आप? 2 पंचे 10, ठीक है। और 15 को क्या लिख सकते हैं? 5 तिहाई 15 लिख सकते हैं ना। अब देखिए 2 5 में से एक 5 तो बाहर आ जाएगा, और 2 और 3 को गुना कर देंगे 2 तिहाई 6, 2 तिहाई कितना आ जाएगा? 6। तो 5√6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन कि 64 के वर्गमूल
64 के वर्गमूल। अब ध्यान दीजिए 64 का जो वर्गमूल होगा, 64 का वर्गमूल वो क्या होगा, तो 64 का जो वर्गमूल है वो 8 हो जाएगा, और 64 का घनमूल, 64 का घनमूल तो ये आपका 4 हो जाएगा। 4 चौका 16, 16 चौका 64। तो कह रहा है कि अगर 64 के वर्गमूल को, 64 के वर्गमूल को, यानी 64 का वर्गमूल 8 है, तो इस 8 को 64 के घनमूल से भाग देने पर, जो कि 4 है, तो आप इसको 4 से भाग देंगे तो 4 दूना 8, आपको क्या प्राप्त होगा, 2 मिलेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि दो संख्याएं, एक संख्या a है और दूसरी संख्या 18 है। एक संख्या a और दूसरी संख्या 18, और इसका जो लसा है वो 36 है और मौसा जो है वो 2 है। लसा 36 और मौसा 2 है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि आप a का मान बताइए, यानी एक संख्या a है जिसका मान हमसे पूछा जा रहा है। मान है क्या, ध्यान दीजिएगा, तो हमारा जो संख्या है जिसमें a का वैल्यू, तो आप a बराबर क्या लिख सकते हैं, लसा गुने मौसा, यानी 36 गुने 2। 36 गुने 2 फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि जो एक संख्या है यहाँ पे उसके, यानी एक संख्या बराबर लिख सकते हैं लसा गुने मौसा बराबर, सॉरी बटा में दूसरी संख्या, बटा में क्या लिखेंगे, दूसरी संख्या। तो 36 गुने 2 और बटा में 18, 18 से काटेंगे, 18 दूना 36, 2 दूना 4, यानी आपका a का जो वैल्यू है वो कितना प्राप्त हुआ, 4 प्राप्त हुआ। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 5, 15 और 20 के लसा एवं मौसा का अनुपात बताइए। 5, 15, 20 के लसा एवं मौसा का अनुपात बताइए। ठीक है, देखिए एक एक ऑब्जेक्टिव को समझना जरूरी है आपके लिए। ऑब्जेक्टिव अब जो एग्जाम लिया जाता है उसमें ऑब्जेक्टिव का बहुत ज्यादा महत्व होता है, इसलिए आपको हर एक ऑब्जेक्टिव को ध्यान से देखना है और अच्छे से समझने का प्रयास करना है, और ये आपके एग्जाम्स के लिए काफी बेहतरीन रहेगा। तो अब वीडियो के अंत तक आप जरूर देखेंगे, एक एक सवाल को समझिए, एक एक ऑब्जेक्टिव को समझिए, ताकि आपका 50 में 50 मतलब जो है वो पूरा आप कर सके, उसमें एक भी क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन है कि 5, 15, 20 इसका लसा और मौसा का अनुपात पूछा जा रहा है। तो देखिए 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुने 5। ठीक है, 15 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 गुने 3 गुने, चलिए 1 गुने 3 गुने 5 लिख सकते हैं। और 20 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 गुने 2 दूना 4, 4 4 पंचे 20। अब इसमें देखिए मौसा निकालिए आप, तो मौसा जो तीनों में मिल रहा हो उसको हम मौसा लिखेंगे, तो यानी 5 हो जाएगा। लसा क्या हो जाएगा, है ना, जो सबसे अधिक, जैसे कि 2 गुना 2, उसके बाद 3 आपको लेना है, उसके बाद आपको क्या लेना है 5, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे कितना 60। चलिए, तो लौसा जो है आपका, ठीक है, लौसा 60 आया, मौसा 5 आया, और आपसे पूछा जा रहा है कि उसका अनुपात बताइए। आप क्या बताइए उसका अनुपात, तो पहले देखिए क्या दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो लौसा को पहले लिखना है, यानी लौसा आपका 60 है, उसके बाद बटा में क्या लिखेंगे, मौसा, मौसा कितना है आपका, तो मौसा आपका है 5, काटेंगे 12 पंचे 60, यानी 12 बटा 1 आया। आप इसको लिख सकते हैं कि 12 अनुपात 1। तो आपका आंसर कौन है, ध्यान दीजिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य, सबसे छोटी भाज्य, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होता है वो 2 होता है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, आपको याद रखना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। कह रहा है कि इसका गुणनफल बताइए, यानी अगर हम इस दोनों को गुना कर दें, 2 और 4 को, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 4 दूना 8। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। आपको 4 ऑप्शन दे रखा है और इसमें से पूछा जा रहा है कि आप अभाज्य संख्या को चिन्हित करें, चुने। चलिए, तो आपके पास 4 विकल्प है। आपको देखिए a 29 ना तो किसी संख्या से विभाज्य होगा, ये खुद से और 1 से। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो स्वयं से विभाज्य हो
विभाजित हो और साथ ही साथ 1 से विभाजित हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, जो है अभाज्य संख्या कहा जाता है। आपको याद रखना है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वही आपका क्या है, अभाज्य संख्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर, कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। हम इससे पहले भी आपको रिपीट कर चुके हैं कि कोई भी पूर्णांक दे दे, अगर आप उसमें 2 से गुना करेंगे तो सम ही होगा। 2 क्या, आपको यह याद रखना है, 2 नहीं, आपको कुछ भी, जैसे कि कोई भी सम संख्या दे दे, 4 दे दे, 6 दे दे, 8 दे दे, लेकिन उस पूर्णांक को सम संख्या से गुना करेंगे, किसी भी पूर्णांक को, तो हमें सम संख्या ही प्राप्त होगा। लेकिन आपके ऑप्शन में 2m दे रखा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगर आपके ऑप्शन में 4m दे देता फिर भी सही रहता, आपके ऑप्शन में 6m दे देता फिर भी सही रहता, आपके ऑप्शन में 8m दे देता फिर भी सही रहता। तो आपको ये याद रखना है। अब सिर्फ ये नहीं चलेंगे कि 2 दिया हुआ है इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, आपसे किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, तो आपको ये याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। फिर से आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास 4 ऑप्शन है, इस चारों ऑप्शन में से अभाज्य संख्या को आपको चुनना है। तो 15 है, तो ये अभाज्य संख्या है नहीं, क्योंकि ये अभाज्य संख्या क्यों नहीं है, क्योंकि ये 3 से भी विभाज्य है और 5 से भी विभाज्य है, 1 से और खुद से तो है ही। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, 23 ऐसी संख्या है जो आपको 1 और खुद से विभाज्य है, बाकी अन्य किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी ही बिल्कुल राइट आंसर है, बाकी सब संख्या विभाज्य है अलग अलग संख्याओं से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, 2, 10, 20 का लसा और मसा का अनुपात। फिर से क्वेश्चन, हम इस तरह के क्वेश्चन 2 कर चुके हैं, ये हमारे पास आ गया तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन है, तो इसको आप क्या करेंगे कि इसको आप जो है ना, होमवर्क रहेगा आपका, और आप इसको कमेंट में इसका आंसर बताएंगे, आप खुद इसको करके बताएंगे हमको कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि 65 117 का मौसा का जो रूप है वो यहाँ पे दे रखा है कि 65m-117, 65m-117 के रूप में हो तो m का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो आप करेंगे क्या, तो आप ये करेंगे कि 65 और 117 का आप HCF निकालेंगे, क्योंकि ये जो आपके पास दे रखा है वो HCF का रूप दे रखा है, तो आपको HCF ही निकालना पड़ेगा। तो आप 1 से लगाएंगे 65, 7 में से 5 गया 2, 11 में से 6 जाएगा 5, यहाँ पे 65 आप लेंगे और 1 से लगाएंगे, यहाँ पे 52 आएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे 52, ठीक है, और ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, तो 13 से 13 चौका 52, यहाँ पे कट जाएगा पूरा पूरा, तो ये 13 क्या दे रखा है 13, यानी HCF जो आपका आया, मौसा जो आपका आया वो आ गया 13, ठीक है। और एक और चीज, आपको ये यहाँ पे जो दे रखा है वो आपका मौसा का ही रूप है, तो आप इस मौसा की जगह पे लिखेंगे 65m-117 बराबर 13, ठीक है, और 65m बराबर 13। देखिए यहाँ पे 117 जो है बराबर के इस साइड में माइनस में है, तो जैसे ही इसको उठा करके हम उस साइड पटकेंगे यानी रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ये खुद। अब देखिए जहां से अब इसका तो निश्चित हुलिया तो बदल जाएगा ना, जैसे आप इसको उठा के उधर पटक दिए इसका हुलिया चेंज हो गया। अब यानी चिन्ह के हिसाब से आप सोच लीजिए, आप जैसे ही इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस से किस में बदल जाएगा, प्लस में। 117 है, ठीक है, 117 प्लस करेंगे तो ये जो है 65m बराबर यानी 130 आएगा। कितना आ जाएगा 130, और m बराबर जो है वो 130 बटा में क्या आ जाएगा 65, काटेंगे आप इसको तो 65 गुना 130 आ जाएगा, यानी m का जो वैल्यू है आपका 2 निकल के आ गया, और आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। अर्जुन चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में घुमा दिया, आपको पता है कि जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो तो 2 है,
और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो एक ही तो अभाज्य संख्या है जो कि सम है, वो भी हमारा 2 है या नहीं है, आपको पता है। यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है जो कि सम है, इकलौता सम भी है और अभाज्य भी है। तो दोनों मतलब बात को घुमा करके आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों का मौसा बताइए, तो 2 और 2 का मौसा आपको कितना होगा, तो 2 ही तो होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 19 नंबर कह रहा है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 96 का आपसे अभाज्य गुणनखंड पूछा जा रहा है, तो आप इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 से 2 चौका 8, 2 8 16, 48 हो जाएगा। फिर 2 से 24 दूना 48, फिर 2 से लगाएंगे, 2 से 12 दूना 24, फिर 2 से लगाएंगे, 2 छक्के 12, 2 से 2 तिहाई 6। ठीक है, तो यहां पर देखिए 2 की जो संख्या है वो कितना है, 1 2 3 4 5, तो 2 का पावर 5, 2 का पावर 5, और 3 जो है कितनी बार है, एक बार है, तो 3 का पावर 1, या 3 का पावर 1 नहीं भी लिखेंगे फिर भी चलेगा। तो 2 की पावर 5 और 3 की पावर 1, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा कि 6 8 22 का लघुत्तम, है ना, 6 8 22 का लघुत्तम, ये टाइपिंग एरर है, और लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का अनुपात। यहां से देखिए फिर से ये बहुत यानी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको हम पहले भी बता चुके हैं, तो ये आपके लिए फिर से होमवर्क रहेगा और आपको पूरा करके इसको कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये जो क्वेश्चन था 20 नंबर, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। फिर हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के आएंगे। अगले पार्ट में आपको जो है, जो बच गया क्वेश्चन, शेष क्वेश्चन रह गया है, उसको हम पूरा करवाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखे हैं। आप जब तक पूरा वीडियो देखिएगा नहीं, जब तक सवाल को, एक एक क्वेश्चन को समझिएगा नहीं, तब तक आप बेहतर नहीं कर पाइएगा। तो इसलिए आपको वीडियो के अंत तक जरूर देखना है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अंत तक जरूर बने होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।